दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र आज अपने वीडियो में मैं अभी जो कल 21 अगस्त को जो भारत बंद का आह्वान एससी एसटी संगठनों द्वारा किया गया था, उसमें एक चीज़ जो स्पष्ट थी वो देखने को मिली। पहले अगस्त को 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि एससी एसटी में भी कैटेगराइजेशन होना चाहिए, यानी उसमें भी जो मालदार लोग हैं उनको अलग कर देना चाहिए, यानी आरक्षण से मुक्त रखना चाहिए। और एक चीज है कि मैंने एक चीज और देखी कि एससी एसटी में भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश नजर आए, मतलब फैसले के पक्ष में नजर आए, और कुछ लोगों ने फैसले का स्वागत किया। स्वागत ही नहीं किया बल्कि बीते दिन 21 अगस्त 2024 को जिस तरीके से पूरे देश में आरक्षण के विरोध में जो फैसला आया, उसके प्रति जो आक्रोश था, उस आक्रोश में ऐसे लोग सम्मिलित भी नहीं हुए, बयानबाजी भी किए और लोगों को मना भी किए। मना इसलिए किए, उनके दिमाग में आया कि अगर आरक्षण प्राप्त लोगों में मलाईदार लोगों को अलग कर दिया जाएगा तो वह जो हिस्सा है उनको मिलेगा। बात भी एक तरह से बड़ी अजीब अच्छी लगती है कि बात तो सही है कि मलाईदार थोड़ा दूर हो जाएं तो जो वंचित लोग हैं, जो हाशिए पर लोग हैं एससी एसटी में, उनको अपना आरक्षण मिलेगा। इस पर मैंने कई बहसें भी सुनी, कई लोगों की सुनी, पार्टियों की बातें आई। जैसे बिहार में जीतन राम मांझी, वो आंदोलन के पक्ष में नहीं रहे, वो खुश थे, बयान भी दिए। अपने यहाँ कुछ हमने देखा पारसी संगठन के लोग, वो लोग भी आंदोलन में जुड़ने से अपने आप को, अपने लोगों को मना कर रहे थे। कुछ लोग, सब लोग नहीं। मैंने देखा कि ये जो भंगी समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, ये भी बहुत खुश हैं। ये लोग भी, इनके भी संगठन के कुछ लोगों ने आंदोलन में जुड़ने से मना किया। अब जुड़े नहीं, ये नहीं पता, लेकिन जो बहस आ रही थी उससे ये पता चला कि ये लोग ज़्यादा खुश हैं। लेकिन एक चीज़ समझने की आवश्यकता है, आरक्षण का विरोध क्यों जरूरी रहा। यह जो आरक्षण, जो फैसला सरकार चाहती है और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसने सरकार ने कराया, उसको ठीक से समझने की आवश्यकता है। साधारण रूप में लगता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि यार भाई, जो आप सुविधा ले लिए तो दूसरे को भी आने दीजिए, लेकिन समझने वाले इस चीज को समझ रहे, जो अम्बेडकरवादी हैं वो ढंग से सोचते हैं कि क्या, एक तो सरकारी नौकरियां, सरकारी संस्थान जहां आपको आरक्षण मिलता है, वो सारे के सारे संस्थान निजी हाथों में चले गए, तो आरक्षण वहां ऐसे भी खत्म हुआ। दूसरा चीज है कि जब निजी संस्थानों में आरक्षण नहीं है तो उसका लाभ क्या मिलने वाला है, इस पर खुश होने की जरूरत नहीं है। हमें तो जरूरत ये है कि ठीक है, आप विकास के लिए, देश के विकास के लिए सभी सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में दीजिए,
लेकिन जो मेरा हक है, एससी एसटी बैकवर्ड्स का जो हक है वो तो दीजिए, वहां भी आरक्षण लागू कीजिए। पहला काम। दूसरा काम है कि जो हाशिए पर लोग हैं एससी एसटी बैकवर्ड में, उनके शिक्षा की क्या व्यवस्था है, ये तो मांगिए। आप शिक्षा का बजट कम करते जा रहे हैं, सारे प्राइवेट स्कूल बढ़ते जा रहे हैं और सरकारी संस्थान खत्म होते जा रहे हैं। उनमें कोई योग्यता विशेष तौर से नहीं आ रही है जो योग्यता चाहिए, तो शिक्षण व्यवस्था को सही करने की आवश्यकता है। ठीक। तीसरी चीज है कि आपने इतने टैक्स लगा दिए, इतने सारी चीज कर दिए कि इतना महंगा हो गया, शिक्षा इतनी महंगी कर दिए। एक तो बजट कम, उसका निजी संस्थान बनना, दूसरा चीज की महंगाई का होना, कॉपी किताब कलम पेंसिल का महंगा होना। एक तो बेचारे महंगाई से त्रस्त हैं और महंगी शिक्षा से त्रस्त हैं, उनको शिक्षा ही ठीक से नहीं मिल पा रही है। जब योग्यता ही नहीं मिल पाएगी तो हमें इसके लिए मांग करना चाहिए। और चौथा है, ये मांग होना चाहिए कि जो विरोध कर रहे हैं, जो आंदोलन का विरोध किए, मैं उसके लिए कह रहा हूं, आपको ये मांगना चाहिए कि जो हमारे लिए पद आरक्षित है उसको नॉट फॉर सुटेबल का बोर्ड हटा दीजिए। जब तक हमारा व्यक्ति उस योग्य नहीं होता है वो पद खाली रहना चाहिए। आपने तो ये नहीं किया और सीधे सीधे लगा कि आपको मलाईदार लोग ही विरोध कर रहे हैं, मलाई काट रहे हैं, वही सामने आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए इसमें जो सिस्टम है सरकार का, ये भी आप समझ लीजिए क्यों ऐसा है। इसकी 4 कैटेगरियां बनेगी। अगर ये लागू हो गया तो 4 कैटेगरी बनेगी। जो सबसे ज्यादा मलाईदार है वो सीधे डी ग्रेड में चला जाएगा, वह उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उससे जो कम लाभ प्राप्त हैं वो सी ग्रेड में आएंगे, जो उससे भी कम लाभप्रद हैं वो बी ग्रेड में आएंगे, और ए ग्रेड में वो आएंगे जो हाशिए पर लोग, उनको प्राथमिक रूप से देखा जाएगा। लेकिन परिस्थितियां क्या है, ये जो आरक्षण का पैमाना है राजनीतिक रूप से तो सही है, वहां बिना पढ़ा लिखा भी एमएलए एमपी मंत्री बन जाएगा। आपका व्यक्ति पढ़ा लिखा न हो, तमाम सारे उदाहरण हैं, आप एमएलए एमपी मंत्री हो सकते हैं। लेकिन जहां तक इंजीनियरिंग की सवाल है, जहां तक मेडिकल का सवाल है, जहां तक आपको आईएएस और पीसीएस का सवाल है, जहां तक आपको पीसीएस जज बनने का सवाल है, अगर ये ग्रेड में जो बिल्कुल हाशिए पे है सरकार ला के रख देगी तो देखना ये पड़ेगा क्या आप एमबीबीएस के लिए जो आवश्यक योग्यताएं हैं वो आप में हैं। इंजीनियर के लिए बनने के लिए जो योग्यताएं हैं क्या आप में हैं। अध्यापक प्रोफेसर लेक्चरर बनने की जो योग्यताएं चाहिए वो हैं। अन्य भी किसी पद, आईएएस पीसीएस जे न्यायालय न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए उसमें आप में कितनी है, ये आपकी कमी नहीं है। लेकिन सरकार ने जो सुविधाएं दे करके आपको आगे बढ़ाना चाहिए वो नहीं बढ़ाई है, इसलिए ऐसा कैटेगराइजेशन होता है। तो नुकसान क्या होगा? पहली बात तो जो सबसे मलाईदार डी ग्रेड में गए उनको तो नौकरी मिलनी नहीं है। बी ग्रेड में कुछ पढ़े लिखे होंगे, वो कुछ पहुंच सकते हैं, कुछ डॉक्टर होंगे, कुछ इंजीनियर होंगे। जो बी ग्रेड में सी ग्रेड में है उनमें बहुत कम लोग मिलेंगे पढ़े लिखे, आपकी सीट खाली रह जाएगी। जो बिल्कुल ए ग्रेड में लाए गए हैं, अगर कोई योग्यता उनमें ठीक ढंग से नहीं है, पता लगा कोई 4 पास है, कोई 5 पास है, कोई हाई स्कूल पास है, जो परिस्थितियां हैं हम लोग समाज में देख रहे हैं कि ऐसे लोग पहली बात तो शिक्षा को नकारा समझते हैं। इनको खान पान अच्छा चाहिए, मकान अच्छा चाहिए, शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं है। कहेंगे पढ़ लिख करके क्या करोगे, वो पीएचडी करके घूम रहा है तो एलएलबी करके घूम रहा है। तो इस तरह का जो भावना है
इसको दिमाग से निकालना पड़ेगा और सरकार से इसकी सुविधाएं मांगनी पड़ेगी, आंदोलन करके मांगनी पड़ेगी। इसलिए ये जो लोग जो आंदोलन का विरोध किए हैं, उन्हें समझने की आवश्यकता है, कुछ मिलने की है नहीं। और सरकार यही चाहती है कि नॉट फॉर सुटेबल लिख करके वो जनरल को उसमें ला करके आपके स्थान पर भिड़ा दे और उसे मानेगी नहीं, वही करना है। लेटरल भर्ती आपका अभी उदाहरण है कि जो आईएएस पीसीएस नहीं है, जो आईएएस नहीं है, उसको अच्छे पदों पर बैठाया जाता है जहां की ये है। दूसरा लेटरल भर्ती का जो यह उदाहरण देते हैं कि कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस ने इसलिए बनाया कि जो बिल्कुल आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन जो विद्वान हैं, चाहे वो साहित्यकार हैं, चाहे वो अच्छे कवि हैं, या अच्छे जो है कि वो संगीतकार हैं, अच्छे अर्थशास्त्री हैं, अच्छा उनकी एक समझ है, अगर वो लोग राजनीति में अपनी आर्थिक सामाजिक कमजोरियों को जैसे नहीं आ पाता है, तो ऐसे लोग जो नामचीन है, ऐसे लोगों को लेटरल भर्ती के माध्यम से वहां तक पहुंचाया जाए। लेकिन इसने क्या किया, जो आरएसएस के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं और आईएएस पीसीएस नहीं है, उनको ले जाकर के वहां लेटरल भर्ती में कर रही है। हालांकि सरकार ने इसको मजबूरी में वापस लिया है। और दूसरा मांग इसलिए आपको आना चाहिए था कि हमें, जब तक आप संसद में एक कानून ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त नहीं करते हैं, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। बाद में हम आप समझ लेंगे, अपने कैटेगराइजेशन में समझ लेंगे, इसके लिए हम आपस में बात करेंगे, आपसी संगठनों में बात करेंगे। फिलहाल ये तो बात रही आपके आरक्षण के फैसले और उसके नतीजे पर, और आपके जो विरोध करने वाले की समझ पर। लेकिन एक बात मैं बता दूं साहब, कि यह आंदोलन पिछले 2 अगस्त में जो हुआ था उससे अलग था। उसमें किसी राजनीतिक पार्टी ने आंदोलन को कोई समर्थन नहीं दिया था, लोग सड़कों पर उतर आए थे। लेकिन इस आंदोलन में सब तमाम सारे विपक्षी पार्टियों का समर्थन था, यहां तक कि बीजेपी के घटकों के लोगों का भी समर्थन मिला, आ गया समर्थन, और लोग सड़क पर भी आए। लेकिन एक चीज था कि इस बार जो निर्देश था कि हम शांतिपूर्ण चलेंगे और विज्ञापन राष्ट्रपति के नाम देंगे, प्रधानमंत्री के नाम देंगे, चाहे हम डीएम को दें चाहे एसडीएम को दें। ऐसा हुआ। दूसरा अंतर यह है कि यह आंदोलन मात्र एससी एसटी का आंदोलन नहीं रहा। आरक्षण पर एससी एसटी के साथ ओबीसी के लोग भी रहे, और यहां तक कि कहीं कहीं माइनॉरिटीज के लोग भी रहे। और इसका प्रभाव यह मात्र 25% का आंदोलन नहीं रहा, यह 85% का आंदोलन हुआ। और जो भूमिका बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी यानी बहन मायावती जी और चंद्रशेखर, दूसरी तरफ बिहार में लालू की पार्टी राजद, और अन्य जगह पर जिस तरीके से समर्थन मिला, लोग सड़क पे थे, यह 85% का आंदोलन हो गया और पूरे भारत में सफल रहा। जो निर्देश मिले थे एससी एसटी संगठनों से कि भाई हमें पार्टी के लोग सम्मिलित न हो, लेकिन समर्थन मिला, जिसको जैसे हुआ वैसे समर्थन किया, और आप देख सकते हैं फिल्म में। तो यह आंदोलन 25% का नहीं बल्कि 85% का था, और मात्र आरक्षण का नहीं, इसमें तमाम शिक्षा और तमाम सारी चीजें जुड़ी रही कि ये सारी बातें होनी चाहिए। तो इसलिए यह आंदोलन एक व्यापक आंदोलन है और सरकार पर इसका व्यापक असर है। लेकिन यह इस पर विचार तब तक चलते रहना चाहिए जब तक सरकार एक रिजोल्यूशन ला करके इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म नहीं करती। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारी बातों पर ध्यान देंगे, हमारी बातें अच्छी हो लगे तो आप
एक लाइक अवश्य करें। अपनी प्रतिक्रिया आप कहाँ से दे रहे हैं, अपने ज़िले का, प्रदेश का नाम आप ज़रूर दें। दूसरी चीज़ ये है कि और यह जो मेरा वीडियो है, अन्य लोगों में आप शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपका मित्र सोनकर समुद्र।
आदिवासी है